ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अब तक एक रहस्यमय अनुभव के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन डैनियल डेनेट इस सोच को खारिज करते हैं। उनके अनुसार चेतना कोई रहस्यमय आत्मा का काम नहीं, बल्कि मस्तिष्क की बेहद जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। उन्होंने कार्टेशियन थिएटर की अवधारणा पर सवाल उठाया है। यह विचार कहता है कि जैसे हमारे मस्तिष्क के भीतर कोई एक जगह हो जहां सारी जानकारी जाती है और कोई दर्शक बैठा सब कुछ देखता है। डेनेट इस थिएटर को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई सेंट्रल कमांड सेंटर नहीं होता। उनकी जगह एक नया मॉडल सामने आता है, मल्टीपल ड्राफ्ट्स थ्योरी। इस थ्योरी में चेतना एक कहानी की तरह है जो कई हिस्सों में बंटी होती है। अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर दिमाग में बनते हैं और उन्हें एक जगह इकट्ठा करने का कोई केंद्रीय केंद्र नहीं होता। जैसे एक फिल्म कई कैमरों से शूट होती है, लेकिन कोई एक स्क्रीन नहीं है जहां सब कुछ चलाया जाए। चेतना का अनुभव इन्हीं अलग अलग ड्राफ्ट्स के बीच की प्रक्रियाओं का मिलाजुला प्रभाव होता है। डेनेट चेतना को एक सेंटरलेस प्रोसेस मानते हैं। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से जानकारी प्रोसेस करते हैं, आँखों से देखी चीजें, कानों से सुनी बातें, यादें, कल्पनाएं, और इन सबको एक साथ जोड़कर ही चेतना बनती है। इसका कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि यह एक डायनामिक और अनंत गतिविधि है। वे यह भी कहते हैं कि हमारा आत्म सेल्फ एक कहानी है जो हम खुद को बताते हैं। यह कोई स्थायी और ठोस चीज नहीं है, बल्कि यह दिमाग के प्रोसेसिंग का एक परिणाम है। चेतना किसी आत्मा की नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग की गतिविधियों का एक अनुभव है। डेनेट उन विचारों का विरोध करते हैं जो चेतना को किसी रहस्यमय आत्मा या आत्मबोध की रोशनी से जुड़ा मानते हैं। वह यह नहीं मानते कि चेतना को समझने के लिए किसी दैवीय तत्व या अव्यक्त चेतना की जरूरत है। वह कहते हैं कि जैसा हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई मैं बैठा हुआ है जो सब कुछ महसूस करता है, निर्णय लेता है, सोचता है, देखता है, वह वास्तव में एक मिथक है। वह सिर्फ एक दृष्टिकोण है जो मस्तिष्क ने विकसित किया है ताकि हमारे अनुभवों को लगातार एक सूत्र में पिरोकर हम दुनिया में बेहतर तरीके से काम कर सकें। यह आत्मबोध भी मस्तिष्क के ही पैटर्न्स से उत्पन्न होता है। चेतना कोई एक इकाई नहीं है जिसे पकड़ा जा सके, बल्कि यह बहुत से क्षणिक और परिवर्तनशील ड्राफ्ट्स की तरह है जो अलग अलग क्षेत्रों में बनते और बिगड़ते रहते हैं। मस्तिष्क में निरंतर जानकारी का प्रवाह चलता रहता है। कोई भी अनुभव, जैसे एक गंध, एक रंग या एक विचार, अलग अलग हिस्सों में प्रसंस्करण होता है और तब जाकर वह चेतना के रूप में हमें ज्ञात होता है। लेकिन डेनेट यह मानते हैं कि उस पूरे अनुभव की कोई अंतिम प्रति या अंतिम निर्णय नहीं होता, बल्कि वह एक अस्थायी गठजोड़ की तरह होता है जो कुछ क्षणों तक टिकता है और फिर बदल जाता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं कि यह मेरा अनुभव है, वह दरअसल बहुत से छोटे छोटे क्षणिक अनुभवों का औसत या सामूहिक छवि होती है। चेतना का ऐसा कोई मंच नहीं है जहां सारे अनुभव इकट्ठा होते हों और कोई आत्मा उन्हें देखती हो। यह धारणा डेनेट के अनुसार सिर्फ कल्पना है। वह कार्टेशियन थिएटर को पूरी तरह से नकारते हैं और कहते हैं कि मस्तिष्क का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां यह सब एकत्र होकर किसी को दिखाया जाता हो। वह चेतना को समझने के लिए कंप्यूटर, एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में बहुत सारी प्रक्रियाएं समानांतर रूप से चलती हैं, वैसे ही मस्तिष्क में भी अलग अलग हिस्सों में सूचनाओं का प्रसंस्करण चलता है। एक कंप्यूटर के पास भी कोई केंद्रीय आत्मा नहीं होती, लेकिन वह काम करता है। उसी तरह मस्तिष्क भी अनेक उपप्रणालियों से मिलकर कार्य करता है और उनके बीच का समन्वय ही चेतना का निर्माण करता है। चेतना कोई अलग तत्व नहीं है, बल्कि वह सिर्फ पैटर्न्स हैं, नेटवर्क्स हैं, प्रक्रियाएं हैं।
इन प्रक्रियाओं के बीच समन्वय से ही वह जटिल अनुभव उत्पन्न होता है जिसे हम चेतना कहते हैं। डेनेट यह भी मानते हैं कि हम चेतना को वैसी नहीं देख सकते जैसी वह वास्तव में है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसे अनुभव करने के लिए बना ही नहीं है। हम केवल वही देख पाते हैं जिसे हमारे अनुभव, भाषा और जैविक व्यवस्था हमें देखने देते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई है जो अनुभव करता है, तब भी वह कोई अलग इकाई नहीं बल्कि उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चेतना न तो कोई रहस्य है, न ही कोई जादू, बल्कि वह सिर्फ वह तरीका है जिससे मस्तिष्क जानकारी को संभालता है, जोड़ता है, प्रतिक्रिया देता है और कहानी बुनता है। यह कहानी ही हमारा मैं है, यह कहानी ही चेतना है, और यही सबसे बड़ी बात है जिसे डेनेट हमें समझाना चाहते हैं। इसके अलावा वे ये भी बताते हैं कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया, सोचने का तरीका और कल्पनाएं, ये सब धीरे धीरे मस्तिष्क के विकास में आई हैं। उन्होंने एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के आधार पर यह भी बताया कि चेतना एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो समय के साथ अस्तित्व में आई है। डेनेट का यह मानना है कि अगर हम चेतना को सही से समझना चाहते हैं तो हमें उसे एक जटिल कंप्यूटेशन सिस्टम के रूप में देखना होगा। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रक्रियाएं समानांतर रूप से चलती हैं, वैसे ही मस्तिष्क भी काम करता है। लेकिन चेतना की खूबी यह है कि यह हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे सब कुछ एक ही समय में एक ही जगह से नियंत्रित हो रहा हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इस किताब में डैनियल डेनेट ने न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर मॉडलिंग, मनोविज्ञान और दार्शनिक चिंतन को मिलाकर चेतना का एक आधुनिक और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया है। हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे डिसीजंस हमारे अंदर के पैटर्न्स के रिएक्शंस होते हैं। फिर भी यह इल्यूजन इतना मजबूत होता है कि हम उसे सच मानते हैं। लेखक का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लैंग्वेज और मीनिंग हमारे कॉन्शियसनेस के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी इमोशन को नाम देते हैं, जैसे खुशी, डर या शंका, तब हम उस इमोशन को एक सिंबल में बदल देते हैं। यह सिंबल्स हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं, लेकिन सिंबल्स खुद में इनर्ट होते हैं। जब वे एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, तब मीनिंग पैदा होता है, और जब वही मीनिंग सेल्फ रेफरेंशियल होता है, तब चेतना बनती है। हॉफस्टैडर बार बार यह बात कहते हैं कि हम मशीन नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरह अलग भी नहीं हैं। हमारी चेतना बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से जुड़ी है, लेकिन वह केवल न्यूरॉन फायरिंग नहीं है। वह उन पैटर्न्स का रिजल्ट है जो उन न्यूरॉन्स से पैदा होते हैं। यह पैटर्न्स हमारी मेमोरीज से बनते हैं, हमारी भाषा से बनते हैं और हमारे अनुभवों से बनते हैं। जब यह पैटर्न इतना जटिल हो जाता है कि वह खुद पर सवाल उठाने लगता है, तब एक कंप्लीट लूप बनता है। इसी विचार में छुपा है एक सुंदर लेकिन गहरा दर्शन कि हम एक इल्यूजन हैं, लेकिन वह इल्यूजन इतना रिच और मीनिंगफुल है कि वह खुद को सच मानता है। हम एक इमेज हैं जो खुद को देख रही है। हम एक दर्पण हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश में कॉन्शियसनेस का जन्म होता है।